आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। तो ये अपना 2012 का सवाल है। एडवांस। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर 1/8 एंड वन T1/10 एंड T1/10 रिस्पेक्टिवली। अच्छा। अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। हम्म। टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो देखो यार, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, मैं बताता हूँ, है ना। इसमें वो गलती क्या हो सकती है, मैं गलती के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली यार मैं ट्राई करूँगा कि हर सवाल में दो तीन चीज़ें डिस्कस करूँ। एक तो कि सवालों में क्या गलती हो सकती है आपसे। दूसरा, इसको कैसे अलग लेवल के कहते हैं, अलग लेवल तक सोच समझ के फ्रेम करके किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो एक बार ये भी समझते हैं। टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड बटन ऑफ इट इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसमें जो टू लिखा है ना, ये बहुत सेंस बनाता है इस सवाल की। अच्छी खासी नींव तो ये टू ही है कि टू टू से कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। देखो, टू अगर इसने लिखा है ना, टू अगर इसने लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 1/8 उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है ना। 1/8 उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हो चुकी है, ठीक है ना। ठीक है। 1/8 उसकी क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है, कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है ना। अगर यहाँ पे कुछ और लिख देते, मतलब सपोज करो अंग्रेजी में मैंने लिख दिया कुछ कुछ फ्रॉम या फॉर वगैरह लगा के देखो, है ना। तो अगर मैं बोलूँ टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन फॉर 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो जब फॉर लगा देता ना वो, तो फॉर का मतलब ये है कि ए 1/8 का डिकम्पोजिशन कितने टाइम में होगा, मतलब 1/8 कॉन्सेंट्रेशन का डिकम्पोजिशन कितने टाइम में होगा, है ना। ये सेंस बनेगा, समझ रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से सोचना आना चाहिए। बाकी देखो, अगर सवाल ही करना था तो सवाल तो वैसे हो ही जाना था, मैं बताता हूँ कैसे, है ना। तो बोला है 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल डिकम्पोजिशन, तो क्या हो गया। अब कुछ ही नहीं, लगा दो। टी इज इक्वल टू 2.303/K। और क्या है, ln 8 आएगा। ठीक है। और इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा तुम्हारा दूसरे का 1/10 ln 10 आएगा। ठीक है। डिवाइड कर दो दोनों को, है ना। सॉरी, लॉग आएगा यहाँ पे, बेस 10 मान लो, ठीक है। अब डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या बनेगा ये। देखो बेस क्या है इसका, दोनों का सेम है, तो ये 10 इसका बेस बन जाएगा। देखो देखो, लॉग की प्रॉपर्टी पड़ी होगी ना ये। अब कुछ नहीं है, 2 का क्यूब बनेगा, 3 को बाहर ले आओ, आंसर क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग ना इसमें ऐसे मान लो 9/8 भी लिख देते, मान लो सपोज करो तुम यहाँ 9/8 भी चिपका देते हैं ना, और यहाँ क्या करते तुम 10/9 भी चिपका देते, तब भी क्या है कि तुम डिवाइड वगैरह करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाता है कि गिवन वैल्यू अगर ये दी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ और ही कहना चाह रहा है ना। वो जो है वो कुछ और, वो ये चाह रहा है कि एंड दी एंड ना कुछ इस टाइप का फॉर्म बने ताकि log 2/10 बन जाए, ठीक है। तुम लोग अगर ऐसे सोचते ना कि मतलब 9/8 बने या 10/9 जो भी है, तो ऐसा तो होता नहीं यार, है ना। तो उसमें ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि, चलो मैं लिख के बता देता हूँ कि इंग्लिश, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। तुमको एट दी एंड क्या है कि दुनिया भर की जो कहानी है ना इसकी, वो सारी टीचर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ बेसिक चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और वो है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई, एडवांस के लिए, ठीक है ना। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग भी इंग्लिश अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हेड्स ऑफ यार, करते रहो। एट द एंड सफल होगे, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर इंग्लिश ही समझ में नहीं आएगी तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश का भी ऐसे सवालों में ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो उसमें ये गलती हो सकती थी, है ना। बाकी हाँ, आई थिंक क्या कहते हैं, ये किस तरीके से और पूछा जा सकता था, है ना। कई तरीके थे यार, मतलब यहाँ वो जीरो ऑर्डर कर सकता था, है ना। ठीक है। और क्या कर सकता था वो। हम्म। और तो कुछ खास तरीके हैं नहीं यार, है ना। मैं करवाऊंगा लेकिन आगे, मतलब मैं भी अब मैं तो कुछ कुछ सवाल अपने खुद के ही बनाऊंगा, ट्राई करूंगा। तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे सब अच्छे से।
ये देखो, ये एडवांस 2019 का सवाल है और इतना आसान सवाल है ये, देखना। तो इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन ही दिया गया है अपन को, क्या है, सॉरी, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है, अपन को कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। अब देखना इसमें क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मतलब ये लेंदी, ये देखो सवाल हर किसी से बनना ही बनना है, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसने पढ़ा, बेसिक भी पढ़ा होगा ना, उससे भी सवाल क्या है, बनना ही बनना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि काफी बार लंबा करने के चक्कर में ना अपन आसान आसान सवाल छोड़ देते हैं। तो देखो क्या है कि अल्टीमेटली स्पीड पे बहुत दिमाग लगाना है ना, स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बो अपन को अच्छा बनाना है, तो स्पीड के लिए तुम्हें ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। इस जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें ट्रिक्स क्या है, देखो समझना, ठीक है। पहले तो क्या है यार, ये बेसिक से अगर समझा जाए कि मतलब अपन को करना क्या है, अपन को रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ठीक है। ए बी सी जो है वो रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट अपना क्या बनेगा, रेट लॉ क्या बनेगा अपना, कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, और सी की पावर जेड, ये बनेगा, ठीक है। जिसमें अपन को क्या है कि एक्स वाई जेड अपन को पता नहीं है ना, तो एक्स वाई जेड देखो अपन को निकालने हैं, और एक्स वाई जेड एक बार निकल गए तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन है दी, अपन की भी निकाल ही लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्स वाई जेड निकालने का तरीका तो है ना, कि हम सारी वैल्यूज को उसमें पुट करें, फिर तीन चार इक्वेशन बना ले, फिर एक्स वाई और जेड निकालें, है ना। देखो यार, ऐसा नहीं करना है, इसमें तुम्हें डायरेक्ट जल्दी जल्दी करने का तरीका ढूंढना है। जल्दी जल्दी तुम्हें ऐसे करना है कि तुमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तुम ये देखो कि सेम क्या क्या है, देखो है ना, पहला और दूसरे में देखो कि देखो रेट ऑफ द रिएक्शन सेम है, सी की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, ए की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, लेकिन तब भी बी की कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर रही है ना। तो क्या हो अगर इसका ऑर्डर ही जीरो कर दें, फिर तो बी की कॉन्सेंट्रेशन तुम कुछ भी करते रहो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, सोच के देखो। तो यहां से क्या समझ में आया कि वाई अपना क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से एलिमिनेट करते हैं, अब वन और थ्री पे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इसमें ए सेम है, बी भी सेम है, ठीक है। और सी क्या है, सी वन से टू हुआ तो रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हुई अपनी, डबल हो गई, है ना। तो ए का ऑर्डर कुछ भी होता रहे, तुम डिवाइड करोगे तो ए का ऑर्डर तो कुछ भी होता रहे वो तो कट जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। बी का भी कट जाएगा, सी का क्या होगा, सी का आधा हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सॉरी, सी का डबल हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर ये डबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पावर वन चढ़ी हुई है, सोच के देखो, पावर इसमें क्या वन चढ़ी हुई है ना, ठीक है। मतलब करना ही है, लेकिन और पावर वन ही चढ़ी हुई आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, जेड क्या आ गया अपना, वन आ गया, ठीक है। और अब अपन को निकालना ए, ठीक है। तो देखो करने का तरीका ये है कि तुम ये देखो कि बी और सी कहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पहले और चौथे पे आओ, ठीक है। पहले और चौथे पे बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना। अब ए और इसको डिवाइड करोगे तो टू बाई थ्री आएगा। अब इसको और इसको भी डिवाइड करोगे तो टू बाई थ्री आएगा, है ना। तो क्या आएगा, तब भी टू बाई थ्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए के लिए एक्स भी क्या है, वन आ जाएगा। हाँ, सपोज करो तुम किसी दो इक्वेशन लगाते, तुम सपोज करो तुम लगाते किसी, हाँ तुम इसमें लगाते, दूसरे और चौथे में देखो, तुम दूसरे और चौथे में लगाते, केवल सी एलिमिनेट हो पाता क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना। ना बी हो पाएगा, और ए भी नहीं हो पाएगा, और रेट ऑफ द रिएक्शन भी ऐसी की दी हुई है, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन भी मतलब सेम नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि तुमको एक्स और वाई की दो इक्वेशन लानी पड़ती, फिर तुम बनाते रहते हैं ना। तो यार उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना, इसमें तो क्या है कि सीधा सीधा एलिमिनेट करना था, ठीक है। ये जो चीज है ना, ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये खाली इसके लिए काम नहीं करेगी, ये आगे भी बहुत सारे सवालों के लिए काम करेगी ना, तुमको जुगाड़े आनी चाहिए। वो जुगाड़ जो भी है ना, तुमको उसको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। हम्म। अब क्या है, वाई का ऑर्डर जीरो है, जेड का वन है, एक्स का वन है, ठीक है। के की वैल्यू अपन को निकालनी है, रेट यहाँ पे दी हुई है। तुम ये रेट यहाँ पे छापो, छाप के बताते हैं, देखो। रेट क्या आ रही है, के इंटू ये कितना आ रहा है, पॉइंट टू आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अपन को यूनिट्स वगैरह का भी ध्यान रखना है ना, अपन को जो है वो यूनिट्स वगैरह का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉइंट वन आएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे ले आओ, तो के कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये थ्री इंटू टेन पे माइनस थ्री आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा तुम्हारा, देखो, ये आएगा ना कि। अब क्या है, के भी तुम्हारा आ गया है, ए और बी की तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल गई, है ना, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा क्या गया है,
तुमसे पूछा गया है। हाँ तुमसे जब ए बी सी ये दी हो तब पूछेगी ये रेट, है ना। तो अब वैल्यूज रख दो, ठीक है। के ये है, ए की वैल्यू क्या है, 0.15। ठीक है। देखो तुम यूनिट्स का ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या है कि देखो मोल पर डीएम क्यूब में पूछा गया है, और डीएम क्यूब का मतलब पता है क्या होता है, लीटर, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दी हुई है ना। अगर यहाँ पे वो सपोज करो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब कर देता, तो कहानी और हो जाती, वो फिर मिलीलीटर बन जाता है ना। आई थिंक मिलीलीटर ही होता है, कितना मिलीलीटर ही होता है, कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, है ना, चेक करना एक बार। तो फिर क्या होता है, अपन को 10 का क्यूब का मल्टीप्लाई डिवाइड देना पड़ता है ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ करना पड़ता है। तो क्या आ गया, और सी भी क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ये दिया हुआ है। तो कितना आ गया ये, 225 × 3 कितना हो गया तुम्हारा, 675 के आसपास आ जाएगा कुछ, है ना। तो पॉइंट में निकाला जाए तो क्या क्या आएगा ये, डिवाइड बाय कर दो, डिवाइड बाय ये कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 10 की पावर 4 जाएगा ना, हाँ ठीक है। 675 × 10 पे -7 जाएगा ये। ठीक है। तो कितना हो गया ये, यहाँ डिवाइड बाय 100 करो, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये, 6.75 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि क्या करा अपन ने ये। ठीक है ना, कुछ खास था नहीं वैसे इस सवाल में, है ना। गलती बस कुछ नहीं, गलती इसमें ही होती है कि तुम यार लंबा करने बैठ जाते, लंबा करने बैठ जाते ना, तो तुमने महसूस करा होगा कि तुमने जितनी भी टेस्ट दिए होंगे ना, कि मतलब यार लंबा करने पे क्या है कि जो बाकी के अच्छे अच्छे सवाल होते हैं ना, जो इजी इजी सवाल होते हैं वो छूट जाते हैं ना। तो फिर कोई सेंस नहीं रह जाता मतलब उसका। चलो ये अच्छा सवाल है, ये भी मतलब बहुत अच्छा सवाल है ना, सीखने लायक सवाल तो है खैर। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज स्टार्टेड इन अ क्लोज कंटेनर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन, ठीक है। आफ्टर y × 10³ pressure inside the cylinder is found to be 1.45 at the rate of the rate constant of the reaction is। देखो मैं इसमें दो तीन चीज समझाता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन चीज इसमें समझने वाली है ना। समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो यार इसमें क्या दिया है कि आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन है, प्रेशर अपना कितना 1 atm दिया है ना। तो मैंने ऊपर एक चीज समझाई थी तुम्हें, अगर समझ में आई हो, कि हम कभी भी अगर रेट लॉ यूज करते हैं ना, हम हमेशा क्या कहते हैं, उसी की बात करते हैं, मोस्टली रिएक्टेंट की बात करी जाएगी यहाँ पे, है ना। क्योंकि क्या है कि यार जैसे ऊपर हमने देखा था टी हाफ, है ना, तो टी हाफ में अपन को पता है कि रिएक्टेंट ही आधा होगा, ये तो आधा होगा नहीं, ठीक है ना। ये तो आधा होगा नहीं, लेकिन यहाँ टीएफ की बात नहीं चल रही है, प्रेशर की बात चल रही है, ठीक है। तो हम हमेशा रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, ये बात ध्यान रखना है, हमको पी टोटल के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है, हमको हमेशा रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि अपन ऑब्वियस सी बात है यार कि डिफरेंट जो अपन इंटीग्रेशन करते हैं वो इसी का तो करते हैं, अपन ने यही तो ऊपर पढ़ा था, है ना। तो तुम गलती क्या कर सकते हो, तुम यार पीटी निकाल दोगे, है ना, तुम प्रेशर टोटल निकाल दोगे और वो फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। तो करना क्या है मैं समझाता हूँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन दिए, ठीक है, और बोला क्या है कि इनिशियल इसका कितना है, 1 atm है, ठीक है, यहाँ क्या है, 0 0 है। अब कुछ इतने सेकंड के बाद प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर कितना हो गया, 1.45 atm, है ना। तुमने करा कुछ नहीं, तुमने देखा कि इनिशियली ये है, फाइनली है, ठीक है। तुमने क्या करा, दड़ से इक्वेशन, ठीक है, दड़ से इक्वेशन क्या लगाई तुमने, रेट कांस्टेंट ये दिया है, निकालना क्या है यार, निकालना ही है कि टाइम निकालना है। तुमने क्या करा कि इसमें वो क्या दिया है, क्या कहते हैं, हाँ ये भी अच्छा चीज है इसमें। अब देखो तुमको ये नहीं पता इसमें कि यार ये जो है ना, ये ऑर्डर कौन सा है इसमें, ठीक है, इसमें तीन चार चीज सीखने वाली है, अच्छा सवाल है। ऑर्डर इसमें फर्स्ट होगा। तुमको ऊपर सिखाया था ना कि के जो के की यूनिट होती है वो कैसे बताती है ऑर्डर के बारे में, याद करो। मतलब मुझको तक याद हो गया, ऐसा कुछ होता था ना। मोल लीटर, है ना, तो मोल पे क्या आता था अपना, मोल पे आई थिंक अपना 1 - x आता था, हाँ मुझको तो ये ध्यान आता है। इस पे क्या आता था, x - 1, और सेकंड इनवर्स आता था, मुझे तो ये ध्यान आ रहा है अभी, एक बार चेक कर लूँ मैं। तो जीरो अगर छापेंगे, हाँ जीरो के हिसाब से तो मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से ही होगा। तो देखो क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, यहाँ पे वन छापो, यहाँ पे वन छापो, ठीक है ना। ये के की यूनिट होती है, इसको रटना नहीं है, इसको निकालने का तरीका मैंने वो पिछले पिछले लेक्चर में सिखाया था ना, या पिछले के पिछले में सिखाया होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा, सोच के देखो, फर्स्ट ऑर्डर आएगा तभी निपट जाएंगे, तो क्या बन गया, सेकंड इनवर्स बन गया, ठीक है। अब तुमने क्या करा, कुछ नहीं, तुमने देखा फर्स्ट ऑर्डर है, टाइम निकालना है, तुमने क्या करा, अरे वेरी इजी क्वेश्चन सर, ये देखो रेट कांस्टेंट ये दिया है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब क्या करना है, एलएन वगैरह लगाना है, ठीक है। अब तुमने लगाया कुछ लॉग वगैरह, ठीक है, लॉग वगैरह तुमने लगाया तो क्या हो जाएगा ये, फाइनल कितना हो गया ये,
1.45 हो गया ना, ठीक है। तो वैसे तो आंसर तब भी सही नहीं आता, लेकिन तुमने तब भी ये कर दिया कुछ, तुम कुछ भी उल्टा सीधा ये करके आ गए, आंसर गलत हो जाता। हमेशा रिएक्टिंग स्पीच मतलब सॉरी, हमेशा स्पेसिफिक स्पीशीज जो है ना उसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा ये, ठीक है ना, हमेशा। और ये इसमें क्या होगा, जैसे कि इनिशियली टोटल ये था और तब तो ये कुछ था नहीं, है ना। अब क्या हुआ, फाइनली ये हो गया। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि इसमें से कुछ 1 - 2x क्या होगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक टाइम पे पूछा गया अपन को, है ना। तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, ये मूल कंसेप्ट से पढ़ा होगा, है ना। तो अब टोटल क्या हो जाएगा इसका, 1 + 2x हो जाएगा, इसको किसके इक्वल करना है, 1.45 के, ठीक है। 1.45 के क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी। 0.9 को यहाँ छाप दो, तो 0.9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, गलत बोल रहा हूँ शायद। हम्म, हाँ 2x, सॉरी, 1 सॉरी यहाँ x, गलती हो गई, यहाँ x आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0.45 आ गई, है ना। 2x की वैल्यू क्या आएगी, 0.9 आएगी। और 1 - 0.9 क्या होगा, 0.1 होगा। ठीक है, और वैसे ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.9, ये हो जाएगा 0.9, ये 0.45। ठीक है। अच्छी सी गिचर पिचर कर दी यार, मजा नहीं आता ऐसे गिचर पिचर करने में। उसको ना बचपन में बहुत डांट पड़ती थी जब ये सब काम करता था ना। चलो, अब नहीं पड़ती खैर। 0.1 ये हुआ, और ये क्या हुआ, 0.9। और एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी अपनी, 0.45 आई थी, है ना। ये आ गया अपना, किस पे, टी इज इक्वल टू किसी टाइम पे आ गया है ना, टाइम अपन को दिया नहीं है अभी, कुछ एक्स मान लो भी, ठीक है। ये आ गया अपना, ठीक है ना। अब अपन को कैलकुलेट करना है। अब देखो उसमें दूसरी गलती क्या होती है ना, पहली दो चीजें बता चुका हूँ, एक तो यूनिट को लेकर के कैसे पहचाने, और दूसरा बच्चे ये गलती कर सकते हैं ना। अब इसमें तीसरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, ये फिर भी इन जनरल बच्चे समझ जाते हैं ना। सबसे बड़ी गलती इसमें पता क्या होती है, ये होती है कि देखो, तुमने क्या करा कि तुमने टाइम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तुमने क्या करा कि यार अब तो बस फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। तुम एक चीज भूल गए। तुम क्या भूल गए, मैं बताता हूँ। ये लगाना है A0/80, और इसमें किसका मल्टीप्लाई, लॉग है तो किसका मल्टीप्लाई होता है, 2.303 का, याद रखना है, ठीक है। 1/k, ठीक है, 1/k के अपन को दिया हुआ है। अब log A0/80 तो कितना आया था अपना वो, 0.1 आया था, है ना। तो ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा ये तो, ठीक है। ये तो 1 बन जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा हिसाब से, क्योंकि 10 के क्यूब में निकालना है ना, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार ये, सही कर रहा हूँ ना यार मैं। अक्सर डाउट हो जाता है कभी कभी। 2.303 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ भेजो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, अगर 10 का क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना, तो 2303 × 2 बन जाएगा ये। तो आंसर तुम्हारा किससे क्या आ जाएगा इस हिसाब से, ये आ जाएगा। तो तुम ये भूल गए कि ये जो की होता है ना, ये की इफेक्टिव होता है। ये खाली के नहीं होता है, ये की इफेक्टिव होता है ना। और की इफेक्टिव कैसे निकलता है बता रहा हूँ। मैं पहले प्रैक्टिकली लॉजिकली समझाता हूँ, है ना, कि मतलब क्यों आखिर ये गलत है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आखिर गलत होता क्यों है, मतलब, है ना। डायरेक्टली लगाना और की इफेक्टिव निकालना जरूरी क्यों है, देखो। अपन ने क्या है कि हमेशा जो इक्वेशन सॉल्व करी है ना, अपन ने हमेशा ये केस लिया है, हमेशा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पे सीन अलग है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। अब अच्छा, अगर इसको इंटीग्रेट करके देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ln A0/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, माइनस यहाँ भेज दोगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ 80 ऊपर आएगा, ठीक है, माइनस का मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, 2 k t बन जाएगा। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है यार, टाइम की वैल्यू यहाँ से 1/2 के निकल के आ रही है। मतलब एक 1/2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, है ना। तुम इंटीग्रेट करके देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया यार कि के जो है ना इसके लिए डिफर कर जाता है।
के इसके लिए के नहीं है, के इसके लिए एक्चुअली 2 के है, 2 के है ना। ये रेट कांस्टेंट जो अपन के लिखते हैं ये रिएक्शन का होता है ना। लेकिन इसके लिए जो के होगा वो 2 के होगा। क्या होगा? 2 के होगा। अब लगा दो जो भी है। तो ऑब्वियसली उसमें 1/2 का डिवाइडर होगा, आंसर 2303 हो जाएगा। समझ में आया? इसमें मतलब 3 4 चीज समझने वाली थी और काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, है ना। तो जरूर समझना, उनको काफी काम में आएगा ये, ठीक है। ये भी लगभग वैसा ही है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। आ, जगह निकालनी चाहिए मुझे, मतलब सवालों को करने के लिए जगह ही नहीं है इसमें। ये कोई एडवांस का सवाल है, दिख रहे हो? चलो अभी 3 ऑप्शन देखते हैं जो भी है इसमें, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज dp/dt इज इक्वल टू kx। अच्छा, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या चल रहा है? y के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। y के लिए क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अभी ऐसा मान के चल रहे हैं, लेकिन बाद में देखते हैं, ठीक है। मतलब y के लिए अपन को कैसे सोल्व करना है अपन देखते हैं। 2 moles of x are mixed with 1 mole of y to make 1 liter of solution, okay? At 50 second 0.5 mole of y is left in the mixture। अच्छा, तो पहले अपन मोल्स ही निकालते हैं कि उस इंस्टेंट पे आखिर मोल्स हैं कितने, मतलब, है ना। ठीक है, तो अगर निकाला जाए तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 moles ऑफ एक्स दिए हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाई दिया है, ठीक है। इसमें अब इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा बताओ? दोनों ही है एक्चुअली। एक्चुअली क्या है? दोनों ही है, ठीक है। अब उसने बोला एट 50 सेकेंड 0.5 मोल ऑफ वाई इज लेफ्ट। अच्छा, इसका मतलब किसी इंस्टेंट में यहाँ पे 0.5 खत्म हुआ है ना। अगर यहाँ 0.5 खत्म हुआ होगा तो यहाँ पे 1 माइनस होगा, सोच के देखो। यहाँ 1 माइनस होगा, है ना। तो एक्स के मोल उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएंगे, है ना। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगी? ये इस इंस्टेंट पे 1 हो जाएगा और 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 50 सेकंड की बात चल रही है ना, टी इज इक्वल टू 50 पे। अब बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज, ठीक है। तो अपन को क्या बोला गया? रेट कांस्टेंट जो लिखा है वो इतना दिखा लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट निकलेगा कैसे, है ना। तो देखो, पहले तो क्या समझ में आ रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो एक्स के केस में निकालते हैं पहले तो जो भी है। तो एक्स के केस में अपन को क्या लगाना है? एक्स के केस में लगेगा यार 1/k, क्या कहते हैं, और लॉग a0/80 और 2.303 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ ln लिखा हुआ है ना, तुम्हें लगता है कुछ ln वगैरह का यूज होगा यहाँ पे ना, तो अभी अपन ln लेते हैं। देखो ये भी तरीका है, अगर गिवन वैल्यूज में दिया है ना कि मतलब, गिवन में मतलब ही दिया है, ठीक है। गिवन में अगर ये दिया ही हुआ है तो इसका मतलब है कि मे बी शायद वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ ln का यूज होगा, तुम ln ले लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब क्या बोला गया इसने? 50 सेकंड पे निकालना है, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, मतलब इनिशियली 2 थी, ठीक है। फाइनली क्या होगा इस इंस्टेंट पे? 1 हो गई, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? ये 2 बन जाएगा, सोच के देखो। ln 2 बन जाएगा ये जो है ln 2 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया? ln 2/k आ गया, ठीक है ना। तो ln 2/t क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो ln 2 क्या है? ठीक है, और ये और टाइम क्या हो जाएगा? 50 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्या हुआ, 100 का मल्टीप्लाई करा मैंने, और इसके 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो कितना बन जाएगा ये? हाँ, तो कितना हो जाएगा यार ये? सॉरी, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, गलत करा है। 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 13.86 बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये करने के बाद में तुम देखोगे कि ये जो बनेगा ये बनेगा 1.386, ठीक है। और ये बनेगा तुम्हारा 10 पे, कितना बन जाएगा ये? 10 पे -2 बनेगा, कितना बनेगा? हम्म हम्म सॉरी, तो ये 10 पे -2 बनेगा, ठीक है। और एक सेकंड यार, गलती हो रही है बार बार, ऐसा लग रहा है। 1 लीटर होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी उस केस में भी यही हो जाएगी, ठीक है। 50 सेकंड पे निकालना है। तो अपन को क्या है कि के तो सर ही लग रहा है, क्योंकि देखो ना, क्योंकि सर देखो ये 1.386 आएगा, और पावर नहीं मुझे लग रहा है कि माइनस हो रहेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ए ऑप्शन है ना, उसको
सही टिक मत कर देना। उसको सही टिक मत कर देना। ठीक है। फिर से यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आया, कि इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। तुमने देखा कि यार ये तो उस टाइप का बन लग रहा है, ठीक है ना, और तुमने सोचा कि लगा भी देते हैं, सही भी निकल जाएगा। तुम ये भूल गए कि यार के यहाँ पे के इफेक्टिव होता है, ठीक है। और के इफेक्टिव है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अपन एक 1/2 का भी केस लेके चलेंगे एक्स के लिए, ठीक है ना। तो अगर अपन 1/2 का के 1/2 का केस लेके चलेंगे तो 2 के बन जाएगा ये, 2 के बन जाएगा, है ना। देखो रेट कांस्टेंट के तो उसके लिए ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा एक्स के लिए, वो 2 के होगा। अब अपन एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो बस गलती ये थी कि तुम्हें यहाँ पे 2 के लिखना था, ये तुमसे गलती हो गई, ठीक है। अब ये भी क्या वैल्यू आएगी, ln 2 ही आएगी, ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ln 2 आ जाएगी। अब 1/2 के है और टाइम तुमको ये दिया है, ठीक है। निकाल लो अब क्या पूछ रहे हैं ये लोग। और ये टाइम है तुम्हारा, है ना। तो किस ले आओ इसको यहाँ पे, ठीक है। कितना बन गया ये बन गया तुम्हारा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हाँ यही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा तुम्हारा, यही बनेगा। उसने बोला एट 50 सेकेंड माइनस dx/dt इज इक्वल टू 13.86 इंटू 10 पे -3। अच्छा, तो अगर उस स्टैंड पे अपन को -dx/dt निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा। हम्म एट 50 सेकेंड की बात चल रही है ना ये। हाँ, देखो तुमको 50 सेकेंड पे निकालना है तो कैसे निकलेगा ये, कुछ नहीं। उस स्टैंड पे यही निकाल लो, -dx/dt इंटू 1/2 इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। 2 को यहाँ ले जाओ, के तुम्हारा क्या है, ये आया हुआ है। एक्स की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे क्या है, 50 सेकेंड पे 1 है। 2 को यहाँ ले जाओ, ये तो सही है। इसमें एक चीज होती, हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 50 सेकेंड, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि 50 सेकेंड पे अपन ने क्या देखा कि एक्स 2 से 1 हो गया, और जब आधा हुआ उसी को तो हाफ लाइफ कहते हैं प्यारे, ठीक है। एट 100 सेकेंड -dy/dt इज इक्वल टू ये, तुमको ये -dx/dt पता चल, तो एक काम करते हैं। अभी अपन को थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ना, इसमें क्या है, काफी बार ये दिक्कतें हो जाती है, काफी बार क्या सवाल बोनस भी करने पड़ जाते हैं ना। तुम क्या मानोगे, तुम मान लोगे भैया जीरो ऑर्डर है ना, क्योंकि वाई ये नहीं है, जीरो ऑर्डर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। निकाल के देखें एक बार जीरो ऑर्डर से। चलो निकाल ही लेते हैं यार, इतना हो गया तो निकाल ही लो, चलो। हम्म लेकिन हाँ, तुमको 100 सेकेंड पे निकालना पड़ेगा ना यार कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो तुम कैसे बताओगे। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर वैसे तुम्हें पता तो है, ठीक है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी। क्योंकि अपन को उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ही निकालनी है इसकी, है ना। तो निकल तो जाएगी, देखो, निकल तो जाएगी, अरे यार देखो ना कैसे निकलेगी। क्या कहते हैं, A0 - 80 इज इक्वल टू KT होगा या उल्टा होगा, सोच के बताओ मुझे। -80 होगा, -80 इज इक्वल टू KT, लेकिन के क्या है, के इफेक्टिव है ना। और इसके लिए के इफेक्टिव क्या होगा, इसके लिए के इफेक्टिव के ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, K × T, ठीक है। है ना। तो ये क्या बन गया यार, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं यार। हाँ, 80 इज इक्वल टू A0 - KT, सही तो लिखा है, ठीक है। अब 80 निकालना है तो A0 - KT होगा, ठीक है ना। इनिशियली y क्या था, 1 था, ठीक है। और माइनस क्या कर दूं मैं, KT कर दूं यहाँ पे, तो KT क्या है, KT आ जाएगा तुम्हारा। हम्म अच्छा, एक चीज बताओ, तुम लोगों ने एक चीज सोची, जैसे मान लो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, 100 सेकेंड में मुझसे पूछा गया है, तो एक चीज बताओ, जीरो ऑर्डर से तुम्हें कंसंट्रेशन निकाल के रहा हूँ, जीरो ऑर्डर है तो डायरेक्ट आंसर इसका ही आना चाहिए, क्या, के, आना तो ऐसे के ही चाहिए, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे के दिया नहीं है। यहाँ पे जो है वो के अपना दिया नहीं है। इसका मतलब सच्चाई यही है कि यार ऑर्डर इसका कुछ स्पेसिफिकली इन्होंने फिक्स नहीं करा है ना, तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन अपन ये कैसे एक्चुअली तरीका क्या है, अपन कैसे निकाल सकते हैं ये, तरीका यही है। और ये है वो ये है कि 100 सेकंड पे एक्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, ठीक है ना। एक्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालो और dx बाई dt निकालो उस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो 100 सेकंड पे एक्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे अपन, वो आ जाएगा कितना, के अपन को पता है तो टी निकालना है ना, ठीक है। टी अपन को सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं यार। हाँ, अपन को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है एक्स का, है ना, टी के सब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 के होता है, तो 2 इंटू 100 इंटू के, ठीक है। तो के क्या आया था अपने, ये आया था, ये ln 2 ही है, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है अपना, ln, ln क्या हो जाएगा ये, A0/80 हो जाएगा, ठीक है। तो A0 की वैल्यू क्या दी हुई है अपन को, A0 क्या है अपना एक्स का, 2 ही था, ठीक है, 2/x, ठीक है। और ये अपना बेस ई है। अब ये क्या हो जाएगा यार, ये ln 2 बेस ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, हम्म हम्म सही कर रहा हूँ ना यार, 1/2, तो 2k इंटू टी, ओके। हाँ, तो ये क्या हो गया, 1/5, क्या हो गया ये, ये तो वैसे भी ln 2 की, ln 2 इंटू 10 लिखा हुआ है ना, हाँ ln 2 इंटू 10 लिखा हुआ है, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ ln 2 बचेगा खाली, है ना। तो 2 इंटू ln 2 बचेगा ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है। तो क्या बन गया, ln 4 इज इक्वल टू क्या बन गया, ln 2/x बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 था ना ये, तो 1/2 आएगी x की वैल्यू यार। सही आएगी कि नहीं आएगी, ln 2 है और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा है ना, तो 4 आएगी, ठीक है, हाँ। 1/2 ही आएगी, ठीक है। तो x की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रख दो। तो क्या 100 सेकंड पे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे अपन x के लिए, तो 2 इंटू के, ठीक है। अगर x के लिए निकालना होता है, वैसे निकालना अपन को y के लिए है ना, तो अपन डायरेक्ट y के लिए निकालें अगर, ठीक है। तो अपन को x की कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, ठीक है। x के लिए तो अपन को पता है, ठीक है ना। तो अपन को बस वैल्यूज छापनी है, तो देखो क्या करेंगे अपन, -dy/dt निकालना है। किसके इक्वल आ जाएगी ये k इंटू एक्स की इक्वल आ जाएगी, मतलब उस इंस्टेंट पे जो उसका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट में इसका कंसंट्रेशन कितना है, हाफ है। और k की वैल्यू दी है, तो कितना हो गया, k/2 हो गया। और k/2 की वैल्यू यही होती है, ये भी सही है, ठीक है। अगर dx/dt पूछा गया होता, तो आंसर फिर तुम्हारा ये आता, जो k आया था इसमें, है ना, ठीक है। जो इसमें k आता वही तुम्हारा आंसर होता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि k इफेक्टिव तुम्हारा 2k हो जाता ना, तो फिर आंसर तुम्हारा ही आ जाता। होप सो सवाल समझ में आया हो, ठीक है। इसमें लेकिन यही था कि हाँ, इसमें गलती हो सकती थी कि देखो तुम क्या करते, जल्दी जल्दी में इसको लगा देते, है ना। ये कौन है यार, रेट कांस्टेंट की ऑफ द रिएक्शन इज 13.86 इंटू 10 पे -4, हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 50 सेकेंड, ठीक है। हाँ, किसी का कॉल आ गया था यार, पता नहीं किसका कॉल आया था, छोड़ो। तो ये सवाल, हाँ ये सवाल तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। कौन है यार, हेलो। अच्छा, अच्छा मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ अभी, ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यार कल बात करता हूँ, ठीक है। किसी एस्पिरेंट का कॉल आया था, चलो छोड़ो। हम्म।
रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन इज 13.86 इंटू 10 पे -4। हाँ, कहाँ थे अपन यार, दिमाग घूम जाता है। तो यहाँ k/2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें यार तुम लोग ये कह सकते थे कि भैया यार y के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती, ठीक है, क्योंकि dy/dt पूछा क्या होता है उस स्टैंड पे। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो k के बराबर ही निकल आता है ना। सॉरी, k x के बराबर ही तो निकल के आता। हम्म k x के बराबर ही तो निकल के आता वैसे। हम्म हाँ, तब भी ये सही होता है ना, वो जीरो ऑर्डर है लेकिन स्टिल ये तब भी सही होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है dy/dt अपन को निकालना है, अपन को y की कॉन्सेंट्रेशन की नीड है ही नहीं। सोच के देखो, अपन को y की कॉन्सेंट्रेशन की नीड है ही नहीं। kx निकालो, काम चलाओ, ठीक है। एडवांस में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि कितने आसान है, दिख रहे हो। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। तो इसमें ये है कि ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक्चुअली, है ना। तो पहले तो मैं बताता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। ये SN1 रिएक्शन होती है और ये फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। SN1 क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। आगे ऐसे भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप लोगों को तैयार रहना है कि आप लोगों को पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप ऐसे सवाल सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब अपन को फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ग्राफ पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और पी नॉट इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो टी हाफ के फर्स्ट ऑर्डर के केस में कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। इनिशियल रेट और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये पता है क्या, ये कांस्टेंट है, ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब पी नॉट उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन ये अपन कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन तुमको ये ध्यान रखना है कि जनरल पी की बात नहीं चल रही है, इनिशियल पी की बात चल रही है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इनिशियल रेट की बात चल रही है और ये पी नॉट दिया हुआ है। इनिशियल रेट तुम्हारा क्या होगा यार, तुम्हारे हिसाब से सोच के देखो। इनिशियल रेट तो तुम्हारा ये होगा ना, के इंटू पी नॉट, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, के इंटू पी नॉट होगा, है ना। और ये अपन को पता है कि ये ऐसा तो है नहीं कि कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल भी हो सकता है। ये तुम्हारा वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत होगा मेरे हिसाब से, इसका ग्राफ ये आएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, निकाल के देखो। इसका ग्राफ क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए ना। बाकी देखते हैं अभी क्या है, ठीक है, मतलब बी भी हो सकता है, थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करता हूँ मैं भी, है ना, क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी हाँ, क्यू अपॉन पी नॉट, अच्छा, क्यू अपॉन पी नॉट बोल रहा है, तो क्यू अपना ये है। क्यू का कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है किसी भी टाइम पे, अगर अपन को निकाला जाए क्यू का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, तो क्या होता है यार, हाँ, क्यू का कॉन्सेंट्रेशन ये आएगा ना तुम्हारा, क्यू नॉट e⁻⁻t/τ, ठीक है, ये आएगा, आना चाहिए ना ये, सोच के देखो। या -KT कर लो इसको, जो भी है, ठीक है। कांस्टेंट आएगा मतलब कुल मिलाकर के एक, है ना, और ये एक्स होगा अपना, ये अपना एक्स होगा, ठीक है। और डिवाइड बाय पी नॉट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गए, ठीक है। ये तो क्या होगा तुम्हारे, ये तो कांस्टेंट ही हो गए, है ना। हम्म ये तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये तो कांस्टेंट ही हो जाएंगे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही हो गए। तो क्या है यहाँ, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए ना। चेक करूंगा एक बार में, मतलब क्या है इसका सीन, ठीक है। गलत है ये, मतलब ये लाइन नहीं आनी चाहिए ना। आना तो ये चाहिए, क्योंकि क्या है कि देखो ना, के पी नॉट है, ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना यार, ये वैल्यू ही कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू ही कांस्टेंट आ रही है ना। तो अपन को क्या बोला गया है, के क्यू बाय पी नॉट बोला गया है, ठीक है ना। क्यू बाय पी नॉट बोला गया, तो ये तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो e की पावर -KT है, ठीक है, तो माइनस का x है कुछ, e की पावर -x का ग्राफ बनाना है। तो e की पावर -x का ग्राफ क्या होता है यार, थोड़ा अगर सोचो, e की पावर -x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये ऐसे जाता है ना। यहाँ सॉरी प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि क्या है कि क्यूब बन रहा है ना, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, हाँ। तो यही ग्राफ होना चाहिए एक्चुअली, ग्राफ क्या होना चाहिए, तो यही होना चाहिए था। तो अगर यहाँ से चालू होता ना 1 से, और फिर ये ऐसे जाता,
तो ये सही होता, लेकिन अभी क्या है, गलत है। समझ में आया ना? ये देखो, क्योंकि देखो ना, ए की पावर प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि क्यू बनेगा ना, क्यू कम थोड़ी होगा। माइनस लगाएंगे तो इन्फिनिट पे क्या हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन क्यू तो इन्फिनिट पे इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है ना? और ऐसी क्या है, ये है एल एन पी बाय पी नॉट है, ठीक है। एल एन पी बाय पी नॉट है। ये क्या होगा? पी तो अपन को पता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या निकलता है, अगर निकाला जाए तो पी कैसे निकलेगा अपना किसी भी कंसंट्रेशन पे? आ, हाँ, क्या निकलेगा अपना? पी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी निकलेगा। ठीक है। ई टू दी पावर क्या निकलेगा, माइनस के टी निकलेगा। तो माइनस के टी को बाहर निकाल लोगे क्योंकि एल एन है, ठीक है। तो माइनस के टी आएगा वाई, ये होगा एक्स। तो वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आना चाहिए। तो अगर ये ग्राफ ऐसा होता ना, तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता है ना। लेकिन ये भी क्या है, अभी गलत है। और ये भी गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए ना, ए की पावर एक्स का ग्राफ बनना चाहिए, तो जो कि ऐसे पास करे, तो ये भी गलत है। इसमें थोड़ा सा डाउट आएगा, अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम्म। बाकी ये सही है। ठीक है। तो देखो, मिक्स कॉन्सेप्ट के सवाल बहुत आते हैं एडवांस में, अगर आप आईआईटी टारगेट कर रहे हो ना, जो बोलते हैं ना अंडर 100 चाहिए, ठीक है, अंडर 50 चाहिए, मतलब बिना रियलिटी जाने, है ना। एक बार मुझसे पूछ लेना क्या रियलिटी होती है, ठीक है, अंडर 100 150 की, है ना। मतलब ये नहीं यार कि मतलब ढंग से पढ़ाई लिखाई करी नहीं और मुंह उठा के चले आए। मुझसे बात करना है, बताता हूँ तुम्हें रियलिटी, पूरी अच्छी सी रियलिटी बताऊंगा, है ना, क्या होती है। ठीक है। चलो। 2011 का सवाल है ये, एडवांस का ही है। लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। हाँ सही तो है, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम होती है ना। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ क्या होती है अपनी? ये होती है। और के क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है ओवरऑल, अपन को पता है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ना। रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। ये है अच्छा चीज, मतलब, है ना। तो इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो क्या है कि जैसे कि मान लो ये है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है ना, हाफ लाइफ के लिए। ठीक है। कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 64। और एक बार और करना था यार, जगह नहीं बच रही। हम्म। हाँ ठीक है। अब इसने बोला रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। अच्छा, ठीक है। तो अगर 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन की बात करा जाए, तो पहला टी हाफ तो यही होगा, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये। तो उसने बोला है कि जब ए नॉट बाई 256 हो जाएगा तो कितनी परसेंट ही कंप्लीट हो जाएगी, है ना, ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये? ये मतलब लॉग ही बनेगा, ठीक है ना, फिर वो लॉग वॉग निकाल के कुछ अपन को वैल्यू वगैरह निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आ, इसको कैसे कर सकते हैं, और नहीं यार, नहीं कर सकते है ना, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या वैल्यू गिवन होती है ना, तो अपन बता पाते कि ये मतलब कितना परसेंट बनेगा ना, लेकिन निकल के कुछ ऐसे ही आता है। ठीक है। तो इसमें ना एक गलती ये मत कर देना, तुम क्या कर सकते हो कि भैया, ये देखो ना कि पहला, अगर बात करी जाए इसमें, हाँ, तुम कहोगे कि भैया, तुम ऐसा कर सकते हो कि भैया पहला टी हाफ ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना। तुम आठवां गलती से ये मान सकते थे,
तुम गलती से ना मतलब थोड़ा कंफ्यूजन के चलते तुम ये मान सकते थे, और उसी में ना ये 99.2 के आसपास कुछ आ जाता शायद। और अगर ये 99.2 के आसपास भी आता है ना, तुम्हारा गलत हो जाता है ये। तो तुमको ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ना, कि ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। बाकी हाँ, यदि टेम्परेचर पे इफेक्ट जो पूछा है ना इसने टी हाफ का, वो किसी भी केस में पूछ सकता है। वो टाइम के केस, वो क्या कहते हैं, टाइम के केस में पूछ सकता है। टाइम का जो फॉर्मूला आता है उसमें पूछ सकता है, ठीक है ना। और भी जो फॉर्मूलेज आते हैं ना मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंसी आती है मतलब कभी कभी, है ना, मतलब मेन से ही पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो हाँ, इसमें यही था, वैसे तो समझने लायक कुछ था नहीं इसमें ना, चलो। करेक्ट रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फॉर ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, अच्छा। ठीक है, तो देखो इसमें तुमको एक चीज समझना है कि जब कैटलिस्ट देते हो, जब कैटलिस्ट नहीं देते हैं, तो होता क्या, आखिर, है ना। हम्म। एक सेकंड रुकना, मैं जरा आता हूँ। हाँ यार, तो थोड़ा अब वापस आते हैं, ठीक है। एक सेकंड, जरा वॉइस चेक करी जाए। हम्म। हेलो हेलो। ठीक है। हाँ यार, अब ये कैटलिस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो ये कैटलिस्ट के बारे में अपन को समझना है कि आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या क्या तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो मैं कुछ पढ़ाना चाहूंगा इसमें, ठीक है। तो देखो, पहले एक चीज समझो कि देखो इसका ग्राफ जो होता है वो ये होगा, आंसर से ही, ठीक है, आंसर से ही होगा, है ना। अब थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो पहले तो ये कि कैटलिस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है कि रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देता है, ठीक है ना। थोड़ा सोच के देखो, अच्छा, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, लॉजिकली सोच के देखो, है ना। तुम, मैं कहता हूँ डायग्राम के थ्रू सोच के देख लो। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको ज्यादा टाइम लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें देखो, इसमें टाइम भी कम लगेगा, क्यों, क्योंकि उनको पहाड़ी ये वाली क्रॉस करनी है ना, इसमें तो कितनी बड़ी पहाड़ी क्रॉस करनी है उनको। इसमें टाइम भी कम लगेगा और एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जब तुम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करोगे ना, तो वो हमेशा सेम निकल के आएगा, है ना। विद और विदाउट कैटलिस्ट में, दोनों के केस में क्या रहता है, ये चीज ध्यान रखनी है। डेल्टा एच सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना है। विद और विदाउट के केस में भी डेल्टा एच जो अपना क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है अपन को।
है ना। बाकी मैं नोट चेक कर रहा हूँ, कुछ और भी अगर मैं पढ़ा सकूँ तो अच्छा। हालांकि पढ़ा होगा वैसे ही, स्टिल मैंने सोचा पढ़ा देते हैं, क्या जा रहा है ना। और थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। एक्टिवेशन एनर्जी में ना एक चीज ध्यान रखना है तुम लोगों को कि वैसे तो देखो अभी सवाल आएंगे तो उसमें डिस्कस कर लूंगा मैं, लेकिन एक चीज जो अभी तक पूछी नहीं गई है तो वो थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज इसमें देखो पहले तो ये होता है एक, जैसे मान लो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है। और अब मैं इस तरीके से ग्राफ बनाया मैंने, और ये मुझे पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या होती है, ये फॉरवर्ड की होती है, ये बैकवर्ड की होगी कुछ, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है आखिर ये। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ये क्या होती है यार आखिर। तो ये थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होती है आखिर। देखो ये यहाँ से चालू हुआ और ये गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या ऐसा कुछ मान लो, हाँ ठीक है। तो यहाँ से लेकर के पीक से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये होती है क्या तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और ये क्या होगी, जैसे अगर यहाँ से लेकर के यहीं तक की बात करें ना, जहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक ले गया, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। और ये इसका जो ये खत्म हो रहा है ना, और यहाँ से लेकर के ये पीक से लेकर के लास्ट पॉइंट इसका है ना, ये क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कुछ एनसीईआरटी में सवाल दिए रहते हैं उनका, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना, उनके कॉन्सेप्ट एक बार समझना। काफी बार ऐसा लिखा रहता है ना कि मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब अपन को ये पढ़ाया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी अपन को ओवरकम करनी पड़ती है ना। तो वो थ्रेशोल्ड वगैरह के बारे में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें ना। तो एनसीईआरटी पढ़ना एक बार, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में कहूंगा स्पेसिफिकली पढ़ना है ना। और ये जरूर पढ़ना कि हाँ ये मुझे बताना, ये होमवर्क समझ ली बताना कि मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में जाने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने होने के लिए कौन सी एनर्जी ओवरकम करनी पड़ती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी एनर्जी कहते हैं ओवरकम करनी पड़ती है, सोच के बताना मुझे, ठीक है। अब कहोगे भैया बड़े चालाक हो, खुद पता नहीं था तो हमको होमवर्क दे रहे हो हैं। एटलीस्ट मैं बता तो रहा हूँ कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वरना ये तो कोई डिस्कस करता भी नहीं यार, मतलब ठीक है ना। चलो, और तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये भी थी, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। कि हाँ तुमको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि अपन के जब लिखते हैं ना तो इसमें एक तो आता है अपना कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक आता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और एक आता है अपना ये e⁻−EA/RT, ठीक है। तुमको ये पता होना चाहिए कि z की कम ज्यादा करने पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, p की कम ज्यादा करने पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो z बढ़ाते हैं तो k क्या होता है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ यार। हम्म सॉरी, इसमें टेम्परेचर को लेकर के समझते हैं ना, क्योंकि अपन को क्या होता है टेम्परेचर के बारे में बताना पड़ता है, अपन ऐसे नहीं बता सकते है ना, ठीक है। क्योंकि z बढ़ाने पे k बढ़ेगा या कम होगा ये तो उन पे भी डिपेंड करेगा, लॉजिकली सोच के देखो। तो अभी मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर का केस, ठीक है ना। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ सपोज, ठीक है, मैंने बढ़ाया टेम्परेचर, तो मुझको ध्यान रखना है कि यार ये तो ओवरऑल बढ़ता है, ये बढ़ता है, और ये जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है ये क्या होता है, ये कम होता है। और ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तुमने थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ी होगी, वही कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसी की बात चल रही है ना। और ये क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ती है ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, ये कम हो जाता है। इसके रीजन ही पूछ सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर का आई थिंक मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी का तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है ना। वो देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, तीन चार चीजें बताई तुमको, तो ये तुमको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अ, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं है ना। और ग्राफ को लेकर के कहा जाए ना, तो ग्राफ एक चीज ध्यान रखना, कभी शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना। डाउन तो जाता है लेकिन कभी शिफ्ट नहीं होता है ना। इन्हीं पॉइंट्स के बीच में ये क्या होता है, एक तरीके से इसको यहाँ से धक्का मार दो, है ना, यहाँ से प्रेशर लगा दो, ठीक है, इसके ऊपर बैठ जाओ,
हाथी को बैठा दो इस पे तो क्या हो जाएगा ये? ऐसा हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, मतलब कुछ खास तो नहीं है, फिर भी चलो समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो बोला रेट ऑफ अ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर अकर्स। एक सेकंड रुकना यार, मैं जरा, एक सेकंड रुकोगे? अ, एक सेकंड। मुझको लगता है मुझे कुछ फाइल्स वगैरह डिलीट करनी पड़ेंगी ताकि रिकॉर्डिंग सेव रहे। तो डिलीट करा जाए यार। ठीक है। चलो यार, मैंने डिलीट तो कर दिया है वैसे, ठीक है। हाँ, वापस आते हैं। हम्म लिखा है रेट ऑफ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट साइकोलॉजिकल टेम्परेचर अकर्स 10 to 6 times फास्टर देन एंजाइम विदाउट। अच्छा। द चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग द एंजाइम, ठीक है। तो अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, ये मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब तुम डायरेक्ट देख के बता दो, है ना। ये डायरेक्ट देख के बताने वाला सवाल नहीं है ये। ठीक है। अब हाँ, तो पहले अपन विदाउट के बारे में सोचते हैं ना। तो विदाउट अगर कहा जाए तो क्या होगा? विदाउट का एक बार केस ले लेते हैं, ठीक है। तो रेट बोला है ना, हाँ ठीक है। तो विद और विदाउट है ना, तो क्या ले मतलब, ए मान लो विथ है, ठीक है। अगर ए विथ मान लिया तो क्या हो जाएगा ये? -E A बाय RT, ठीक है। ये क्या विथ है? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, ये सवाल मैंने क्यों लिया है। देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। सवाल को तुम कहोगे कि भैया मैंने एंजाइम वाले सवाल कोई पढ़े ही नहीं है, ये क्या होता है एंजाइम वगैरह ये, ठीक है ना, ऐसे डरना नहीं है, ठीक है। क्या होता है, जो एंजाइम वाली प्रोसेस होती है ना, इनमें क्या यूज होता है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वगैरह है ना। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह ये सब चीज पूछी जाती है मतलब। ये क्या है, ये विदाउट, ठीक है। अगर विथ बोला है तो वो क्या है, इसके 10 टाइम्स फास्टर हो जाता है ना। 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है, इसका वास्तव में मतलब ये है कि ये कुछ एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। क्योंकि फास्टर का मतलब ये होता है कि टाइम कम कर रहा है वो, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है, तो ये जो है विदाउट में है ना, विथ जो है इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर निकालें तो क्या हो जाएगा ये? ये लिखा हुआ है, ठीक है, और निकालना अपन को ये है, द चेंज इन दी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग द एंजाइम इज। अच्छा, अपन को निकालना है ये, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ भेज दो। इसको यहाँ भेजोगे तो क्या बन जाएगा यार ये? हाँ, इसको भेज दो यहाँ पे, ठीक है। इस ई की पावर, जो ई की पावर है, इसको क्या भेज दो, यहाँ भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? 10 = क्या हो जाएगा तुम्हारा ये? ई की पावर E A 2 - E A 1/RT। साल कुछ खास नहीं था वैसे, स्टिल मैंने ले लिया इसको, ठीक है ना। अब तुमको ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, इसको कुछ एक्स मान लो। ये एक्स कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली बात है, तुमको एल एन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एल एन लोगे तो क्या बनेगा ये? बाय RT बन जाएगा।
और ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी एक्स मान लो, आर टी को यहाँ भेज दो। और एल एन टेन बी सी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है। देखो तुम इसको डायरेक्टली ना ऐसे सोच सकते थे कि यहाँ पे अगर ऐसा बोला है कि सोच के देखना अच्छा। अगर ये ऐसा बोल रहा है कि 10 की पावर 6 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 10 की पावर 6 सिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो पक्का एल एन टेन बी सी का कुछ ना कुछ तो लेना देना है यहाँ पे बॉस, मैं बता रहा हूँ। एल एन टेन बी सी का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लेना देना है, ठीक है। अगर ये ऐसा बोल देता ना, यहाँ सपोज सपोज सोच के देखना, अगर ये ऐसा बोल देता कि ये e की पावर 6 है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे e की पावर 6 लिख देता, तो आंसर इसका ये आता। आंसर इसका ये आ जाता। चेक करना, ठीक है। आंसर इसका ये आ जाता आराम से। हम्म। ठीक है। ये एक सेकंड, और ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये भी अपन को चेक करना है ना, ये चेक करा ही नहीं मैंने। तो क्या है? ये विथ है, ये विदाउट है, ठीक है। और विथ जो था अपना है ना, वो क्या था, 10 टाइम्स फास्टर हो गया इसका, ठीक है। और अपन से पूछा गया E2 - E1 पूछा गया है, ठीक है। तो ये अपन ने निकाला, इसको यहाँ भेज दिया। हाँ। तो ये तुम्हारा क्या बन गया यार? हाँ सही करा है। सही है, सही है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो यार ऐसे डरना नहीं है ऐसे एंजाइम वाले सवालों से, ठीक है ना। अभी तो इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैं करवाऊंगा तुमको आगे चल के, चिंता मत करना। ठीक है। एक ये सवाल है ऐसे, ठीक है ना, कैटलिस्ट ए रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन बाय 10 किलो जूल एट 300 के रेट ऑफ द डेट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। के टी अनकैटलाइज्ड है, इज E की पावर X, वैल्यू ऑफ X निकालनी है, ठीक है। तो ये वैसे कुछ खास नहीं है ना। तो करवा देते हैं यार। बहुत बच्चे कहेंगे ना फिर कि भैया करवाए नहीं तो तुम बेवकूफ बना रहे हो, मैं तुम पता नहीं IIT होगी कि नहीं। ठीक है। तो केटी कैटलाइज्ड अपन को निकालना है, ठीक है, और ये केटी अनकैटलाइज्ड है, तो इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। और इसमें बोला है कैटलिस्ट ए रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन बाय 10 किलो जूल, ठीक है ना। तो अगर ये अनकैटलिस्ड है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी E - 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? E - 10 हो जाएगी, है ना। अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसमें लिखा है कि एज्यूम ब्रीफ एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, बोथ ही है सेम केस में, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट के केस में क्या होगा ये? कितना हो जाएगा ये? हाँ, माइनस का E/RT लेते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो ये कितनी हो जाएगी, ये -10 से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, RT आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये -EA/RT आएगा, ठीक है। तो ये अपन को पूछा गया है, इसका रेशियो पूछा, एक्स पूछा गया है अपन से, ठीक है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा ये? कितना आ जाएगा यार ये? E की पावर 10/RT आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10/RT ये होगा। तो 10 ये है बाय RT, ठीक है। और ये किलो जूल है, इस बात का ध्यान रखना है। और 300 है, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान रखनी है ना, एक चीज और भी मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता देता हूँ। काफी बार क्या होता है कि अपन को ना गिवन दिया जाता है, ठीक है, और अपन अपने हिसाब से गिवन मान लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि गिवन वैल्यूज का हमेशा ध्यान रखना है क्या दी हुई है, और वही अपन को कंसिडर करना है, ठीक है। कंसिडर अपन को वही करके चलना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ इसका मतलब तुम्हें प्रॉपर मल्टीप्लाई वगैरह करके देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है आखिर। प्रॉपर तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा कि ये बला आखिर बनेगी क्या, ठीक है ना। और फिर तुमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। इन जनरल क्या होता है कि इसको अपन कभी बार 25/3 भी लिख लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है ना। वो नहीं करना है अपन को, वैसे भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी एक बार याद रख लेना, ठीक है। ये क्या काफी बार गिवन नहीं होता है, तो अपन को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो, इसमें कुछ खास था नहीं, इसमें हाँ गिवन वैल्यूज को लेकर के मुझे कुछ सिखाना था, ठीक है। बाकी हाँ, इसमें ऐसा कुछ और गलती तो हो नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन हाँ इसकी मॉडिफिकेशंस किस तरीके से होते हैं मैं आगे बताता हूँ अभी। एडवांस की भी एक दो सवाल आए हुए हैं अच्छे, तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो, ये है, ये सवाल क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है। अब तुमको ग्राफ वगैरह दिए, तुमको घबराना नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट पता होगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। वो डेल्टा एच क्या होता है?
ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ठीक है, इसमें ये फॉरवर्ड क्या है, एक्स प्लस वाई करो और वाई होगा। क्या कहते हैं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, एक्स होगा तुम्हारा ये फॉरवर्ड। ठीक है ना। एक्स होगा तुम्हारा ये फॉरवर्ड क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ना। और एक्स प्लस वाई क्या होगा, ये बैकवर्ड। तो -45 आएगा एंथैल्पी अपन से, लेकिन क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन वही चीज पूछ सकता है तुमसे, अगर वो सपोज करो तुमसे थ्रेशोल्ड वगैरह कुछ पूछ लेता है ना। थ्रेशोल्ड तुमसे तुम्हारी कितनी आती, फिर तुमको सब ऐड करना पड़ता है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना पड़ता, तुम्हारी थ्रेशोल्ड आती कितनी, 80 आ जाती। ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। बोला गया है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, अपन तो इसी सोचते हैं, देखो है ना, मैं तुम्हें थोड़ा तरीका सिखाता हूँ सोचने का, कैसे सोचा जाता है, ठीक है। तुम तो सिंपल क्या करो, ऐसे ई नॉट की पावर माइनस में लिखा ना, तुम क्या करो, यहाँ ले आओ ये, ठीक है। ये क्या बन गया, केटी बन गया। ठीक है। सॉरी, अभी ये वो नहीं चल रहा है, अभी एक्टिवेशन एनर्जी की बातचीत चल रही है, मैं फर्स्ट ऑर्डर में घुस गया। ठीक है, तो ई की पावर ई बाय आर टी लिख दो उसको, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाओ। ठीक है, इसने बोला लार्जर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है कि यार अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सोच के देखो। ये वैल्यू क्या होती आएगी, कम होती जाएगी। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। सही कर रहा हूँ ना यार ये मैं। हम्म। नहीं यार, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे तो हाँ, ये सही है ना। इसको बढ़ाओगे तो सोच के देखो, ई की वैल्यू डिवाइड में क्या है, बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही होगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ध्यान आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती नहीं है ना। ठीक है, ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे, है ना, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सवाल लिए मैंने इसलिए है ना, क्योंकि इन सवालों के मतलब ये जो तरीके हैं ना पूछने के, स्टेटमेंट्स वगैरह के, तो ये क्या है कि मतलब काफी तरीके से पूछ लेते हैं। अभी तो ये स्टेटमेंट आए हैं जो कि थोड़े बहुत इजी तुम्हें लग सकते हैं, अभी आगे तो पता नहीं किस हद तक ये पूछेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये सही है एक्चुअली, है ना, ये तो सही है। ठीक है, डिपेंड करता है। द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या है बॉस, हायर इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसमें ये। हम्म। टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम्म। पता नहीं टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या कहना चाह रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट तो ये होता है यार, मैंने जो पढ़ा था, मतलब फिजिक्स में होता है, ठीक है ना। फिजिक्स में होता है ना, उसमें आता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी वगैरह में, है ना। उसमें आता है ना इलास्टिसिटी में एक्चुअली, ठीक है। तो अगर ये बोलना चाह रहा है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे, मतलब थोड़ा ये समझ के देखते हैं एक बार। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखते हैं क्या हो रही है, ठीक है। तो के पी नॉट, और ये मैंने क्या ले लिया, माइनस का ई बाई आई टी ले लिया, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तब भी कुछ नहीं कह सकते यार वो तो, तब भी कुछ नहीं कह सकते, है ना। पता नहीं, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है। एट लोअर टेम्परेचर्स इंक्रीज इन दी टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन दी के देन द वैल्यू ऑफ दी हायर टेम्परेचर। ये तो गलत है, ये तो गलत है, मतलब फॉर्मूला लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना तुमने, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू माइनस ए बाय आर। तो हाँ, ये तो होता ही है। ठीक है, वो तुमसे ये पूछ सकते थे कि इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट कितना आता है ना।
ठीक है, तो क्या बनता है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस ई बाय आर टी बनता है ये। इसको एक्स मान लेंगे तो स्लोप आ जाएगा इसका। अगर यहाँ प्लस भी लिख देते ना तब भी सवाल गलत हो जाता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। स्लोप हमेशा साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे कभी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है। बाकी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये मेरे को थोड़ा मजेदार चीज लगी है ना, तो ये एक बार आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या आ गया इसमें सही, अगर करेक्ट देखा जाए तो, ठीक है। देखो पहला तो करेक्ट आ गया, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरी इसका मेरे को आइडिया नहीं है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के, ठीक है। इसमें गलती क्या हो सकती थी, हाँ देखो तुमको थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। तो एक काम और करना, थोड़ा डिपेंडेंसी पढ़ना है ना, कि हाँ एक एक होमवर्क लिख लो, एक और होमवर्क है, ये पढ़ना एक बार, रिसर्च करना है इस पे, कि एक्टिवेशन एनर्जी और के किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। इसको भी समझना है एक बार, ठीक है। तो ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड बाय माइनस का 2 RT, ठीक है। इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज -4 times दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इक्विवेलेंट। अच्छा, जी इक्विवेलेंट की अपन को वैल्यू निकालनी है इसमें। तो अगर मैं बता दूं तो जी इक्विवेलेंट कैसे निकलता हो, ठीक है। अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, स्टिल मैं पढ़ा देता हूं तुम लोगों को। तो देखो यार इसमें क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि यार ये जो एक्सीड करती है इसको किससे एक्सीड करती है, 2 RT से करती है, ठीक है ना। किससे करती है, मतलब ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 RT दी हुई है, ठीक है। और जी नॉट इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन से पूछी गई है, तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपल है ना। तो देखो जी नॉट इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, माइनस का RT एल एन की इक्विवेलेंट, ठीक है। अपन को RT गिवन है यहाँ पे, देखो। अब यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, देखो यहाँ पे गलती तुम क्या कर सकती है, देख तुम ये देखते कि भैया LN2 तो मेरे को ध्यान था ये होता है 0.693, तुम ये लगा तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है ना। तुम्हें लगाना है ये 0.7, इसलिए गिवन वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और RT ये है, और 300 केल्विन इससे पूछ रहा है वो, ठीक है। RT अपन को गिवन है, अपन के इक्विवेलेंट निकालना है बस, के इक्विवेलेंट किसके इक्वल आता है, के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड के। और के फॉरवर्ड क्या निकलता है अपना, है ना, के फॉरवर्ड अपन को निकालना है। तो वो क्या आएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी यहाँ पे 4 टाइम्स है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और फॉरवर्ड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रिवर्स रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और फिर क्या है, माइनस का ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी माइनस का ई ए बैकवर्ड बाय आर टी। अब देखो ये क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है ना, तो ई ए बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड ही बनेगा, यही बन रहा है। तो ये क्या बन गया, 4E² ही बन गया ये, ठीक है ना, 4E² ही बन गया ये, ठीक है। और एल एन इक्विवेलेंट को तुम यहाँ पे छापोगे, एल एन इक्विवेलेंट को तुम यहाँ पे छापोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें रिजल्ट ही मिल जाएंगे, है ना। तो अगर निकाल के देख ही लिया जाए तो क्या बनेगा ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का ये, RT की वैल्यू तो ये दी हुई है, ठीक है ना, और एल एन की वैल्यू छाप दो अब, ठीक है। तो आंसर कुछ आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा, ठीक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें सीखने वाली चीज क्या आती है तुम्हें ये समझना है, ठीक है। पहले तो देखो यार तुमको क्या कहते हैं, साइन भी समझ में आना चाहिए कि साइन एक्चुअली क्या आएगा बाद में, ठीक है ना, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। तो तुमको ये भी समझ में आना चाहिए, अगर ये ऐसा लिखा रहता, मतलब ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड लिख देता, है ना, तो तुमको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता, फिर ये -2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आता, -2 आ जाता है ये, यहाँ पे जो है ये माइनस, तो यहाँ बीच में क्या था, यहाँ पे बीच में एक माइनस आ जाता, बीच में एक -2 और आ जाता, ठीक है ना। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए चाहिए मतलब।
ठीक है, तो ये मतलब कैसे कैसे गलतियां होती हैं। ऑल्सो तुमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गिवन में ये दिया हुआ था, ठीक है ना। तुम अगर गिवन में कुछ अपना ले लेते ना, तुम्हारा गलत हो जाता आंसर, ठीक है। बाकी देखो सिंपल फॉर्मूला ही था, डेल्टा जी नॉट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, के इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। के इक्विवेलेंट क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ खास था नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए से बी द डेल्टा एच फॉरवर्ड of reaction is equal to 20 kilojoule per mole. The activation energy of uncatalyzed forward reaction is 300 kilojoule. When the reaction is catalyzed, keeping the reaction concentration same, the rate of catalyzed forward reaction is 27 degrees Celsius, is found to be said same as that of uncatalyzed reaction at 327 degrees Celsius. The activation energy of catalyzed backward reaction is, अच्छा, तो अपन को बोला गया कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इतनी है, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन इज कैटलिस्ट, देखो इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए ना। एक चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, वो क्या है मैं बताता हूँ। वो ये है कि अन क्या लिख रहा हूँ यार, अनकैटलिस्ट एफ माइनस का अनकैटलिस्ट बैक इज इक्वल टू कैटलिस्ट फॉरवर्ड माइनस का कैटलिस्ट बैकवर्ड। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, सेम होता है हमेशा। ये रिजल्ट भी तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी 300 किलो जूल ये दी है, ठीक है ना। व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड कीपिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन सेम, द रेट ऑफ द catalyst forward reaction, okay, the rate of the catalyst forward reaction is found to be same as that of uncatalyzed reaction at 327 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा कहा है ना अनकैटलिज्ड रिएक्शन, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ फॉरवर्ड की बात कर रहा है ना, ठीक है। मतलब ये अनकैटलिज्ड फॉरवर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा अपना, अपन से पूछा गया था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन इज, अच्छा, देखो यहाँ पे डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन भी अपन को दिया हुआ है, ठीक है ना। डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये भी अपन को दिया गया है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इज 300 किलो जूल ये भी दी गई है, ठीक है। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अपन को पता है 300 किलो जूल ये दी हुई ना। क्या अपन इसकी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करो, क्या है ये टेम्परेचर दिया है ना, तो कितना ये 600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 300 kg बाय 600 RT इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का कितना हो जाएगा ये, पता नहीं है भाई कितना हो जाएगा ये 300 RT। तो कितना आ गया ये तुम्हारा, ये 150 आ जाएगा। इसकी एक्टिवेशन क्या एनर्जी क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी। मतलब कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी, 150, ठीक है। ये अपन को कितनी दी, 150 दी हुई है, ठीक है ना। अपन को क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन इज, अच्छा, कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन की मेरे को एनर्जी निकालनी है, ठीक है भाई। कैसे निकल सकती है यार ये, सोच के देखो, अच्छा कैसे निकल सकती है ये। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन, हम्म, कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला लगेगा और क्या, डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा एच लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 150 - 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, सॉरी माइनस का एक्स इज इक्वल टू क्या है, 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी। समझ में आया सवाल ये, हम्म। अनकैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, जैसे अगर तो वो नहीं, मतलब ये कितना दिया हुआ है, 300 किलो जूल दिया है, ठीक है। अनकैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन मेरे को पता नहीं है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 150, ये भी 130 है ना। तो अगर ये पूछा होता तो कितना होता है, 280 हो जाता, अगर ये पूछा गया होता तो, ठीक है ना। कितना आता है, 280 आता।
ठीक है। कितना आता तुम्हारा ये 280 आता तुम्हारा ये। बाकी हाँ, इसमें एक चीज ये भी समझनी है कि इसमें ऐसा बोला गया कि डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा। तो यार इसका क्या सेंस है, डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ये बोल रहा है ना। डेल्टा एच तो दोनों के केस में सेम ही होना चाहिए यार, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। हम्म। फॉरवर्ड गए अगर ऐसे तो डेल्टा एच आया तुम्हारी, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा थी, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ठीक है। हाँ। अगर बैकवर्ड में जाएंगे तो इसका माइनस साइन आएगा। ठीक है, लेकिन उससे अपन को कोई लेना देना है ही नहीं। उससे अपन को कोई लेना देना है ही नहीं। तो डेल्टा एच फॉरवर्ड इनडायरेक्टली ये तो बनेगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। हाँ, अगर ये बैकवर्ड बोला जाता तो आई थिंक ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड होता है ना, चेक करना एक बार, ठीक है। तरीका समझ में आया, लेकिन ये मतलब पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और ये डेल्टा एच ही लिखा हुआ है जो होता है किसी भी स्टैंडर्ड रिएक्शन का। ठीक है। तुमने करा कुछ नहीं, तुमने इसमें लिखा था कि अनकैटलिस्ट, इनको यहाँ पे एक चीज लिखनी चाहिए थी, इनकी गलती है। इनको यहाँ पे अनकैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिखना चाहिए था। इनकी गलती है, लेकिन क्या है कि वो यही कलाकारी करते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप सवाल में फंस जाओ, ठीक है ना, और आप कुछ ना कर पाओ। यहाँ अगर ये फॉरवर्ड लिखते तो ज्यादा सही रहता, ठीक है। तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड की तुम्हें दी हुई थी, और कैटलिस्ट अनकैटलिस्ट की तुम्हें निकालनी थी। टेम्परेचर दिया था तुमने, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली। ठीक है। उसके बाद क्या करा तुमने, ये लगाया कैटलिस्ट फॉरवर्ड माइनस माइनस कैटलिस्ट बैकवर्ड। ठीक है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड तुम्हें निकल के आया 150, डेल्टा एच ये दिया है 20, कैटलिस्ट बैकवर्ड क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये सवाल समझ में आया हो, ठीक है ना, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट था काफी। ठीक है, ये समझना, मतलब ये अनकैटलिस्ट फॉरवर्ड की बोल रहा है बैकवर्ड की बोल रहा है, ये फॉरवर्ड की बोल रहा था क्योंकि इसने पहले बोल दिया था, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगा दे तुम्हें समझ में आता है कि फॉरवर्ड की बोल रहा है। ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी। टेम्पर ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। तुम कहोगे भैया तुम क्या बेवकूफ हो गए यार, है। सही लग रहा है का मतलब क्या होता है, साफ साफ बताओ ना, सही है कि नहीं। चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं। हाँ, तो पहला तो मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से भी देखूं अगर, तो मुझे इसमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ठीक है, अब अगला क्या बोला है। इफ अ रिएक्शन है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ना, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपन को देखना पड़ेगा ना यार कि मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, सही होगा या गलत होगा। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। ठीक है। एक लेकिन एक सेकंड, इसने बोला है कि लेकिन क्योंकि क्या है कि वो ए नॉट के बराबर आएगा ना, तो जेड इंटू पी आएगा। ठीक है, वो के हो जाएगा। और रेट बोला गया है, रेट बोली गई है ना। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बोल रहा है ये, अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी तो। मुझे तो नहीं लगता यार कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। क्योंकि सोच के देखो ना, अगर ये रेट इंडिपेंडेंट टेम्परेचर की हो गई तो ये गलत नहीं हो जाएगा। जेड और पी जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और अगर जेड और पी डिपेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपन को देखना पड़ेगा कि यार जो क्या कहते हैं के है वो के पे क्या असर पड़ रहा है, फिर रेट पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन को चेक तो करना पड़ेगा यार, है ना। ये एक बार चेक करेंगे, ठीक है। देखो के तो होगा, के तो डिपेंड करेगा, रेट का एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। रेट का एक बार देखना पड़ेगा। द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, द स्मॉलर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ना ना ना। इफ देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, if there is no correlation between temperature and rate constant, then it means that reaction has negative activation energy. अच्छा, no correlation between temperature and rate constant, टेम्परेचर रेट कांस्टेंट में कोई रिलेशन नहीं रह गया है, देन इट मीन्स द रिएक्शन हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। बढ़िया चीज लग रही है, लेकिन मजा तो आ रहा है।
हम्म। हम्म। तो क्या है ये? के इज इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। then it means the reaction has negative activation energy। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता। सोच के देखो, अगर इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है तब भी अगर चाहे इसको पॉजिटिव या नेगेटिव रखते रहो, कि इसमें क्या फर्क पड़ रहा है ना, अगर रिलेशन नहीं भी रहेगा तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव ही होगी, ठीक है ना। ये कैसे कहोगे भाई कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी वो नेगेटिव ही होगी। तो मुझे तो नहीं लगता भाई, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता। बाकी हाँ, मेरे को इसका आंसर 1 या 2 में से कुछ आएगा, एक बार चेक करना, ठीक है। क्योंकि देखो ना यार, अगर इसका रिलेशन भी नहीं रहा इससे, ठीक है ना, तो ये चलो मान लो मैंने कांस्टेंट कर दिया दोनों, ठीक है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि यार क्या कहते हैं, ये जो है ये नेगेटिव ही होगी, ये पॉजिटिव भी तो हो सकती है, ऐसा थोड़ी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, वो तो ठीक है ना, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो ये तो पक्का गलत है। ये भी गलत है। ठीक है, और जीरो एक्टिवेशन एनर्जी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि क्या है कि यार ए नॉड और ई मतलब ऐसा है कि डायरेक्टली डिपेंड तो नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए वो टेम्परेचर पे, है ना। तो इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। चेक करना एक बार ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है। ठीक है। तो इसमें भी डाउट, हाँ इसमें मैंने सॉल्व करा था, इसमें मेरे को ये नहीं पता है कि जी क्या है ना। ये जी क्या है और ये क्या है, इसको मैं बाद में बताता हूँ अभी। इसके ग्राफ में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा, तो ये सवाल है अब, ठीक है। इन बायोमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर पी। आई थिंक काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है।